सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक न्यू वीडियोज़ के साथ आए हैं और आज कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे जो हिंदू न्यूज़पेपर या अन्य काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपे हैं, उन सब का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में अच्छे से करेंगे। तो सभी टकटकी लगाकर ध्यान से देखना और नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उनका आंसर भी देने की कोशिश करना। अब जब टकटकी लगाकर ध्यान से देखेंगे तभी आपके माइंड में ये सारी न्यूज़ फिट होंगे या फिर आप एग्जाम में इनका अच्छे से आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपने अपनी जो डेली रूटीन था उसका कितना फॉलो किया है या फिर क्या 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 कमी रह गई हैं, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में एक सिंबल बना के, इंडेक्स बना के वहाँ पे उसको पेस्ट कीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपने की हैं या नहीं की है, तो उसमें कितना सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हेल्दी डाइट लेना, खुद का टाइम टेबल बनाना, रक्तदान करना, अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखना, कोई भी किताब रोज़ पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना, इसके अलावा सबके साथ मिलजुल कर रहना, ये सभी कार्य जो हमारे दिन की रूटीन के थे, हमने जो डिसाइड किए थे पहले। इसके अलावा जो ये महादान की एक इंडेक्स हमने बनाया था, इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से डेली मैं आपको देती हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में। तो आप एक समाज को सुधारने में या फिर लोगों का जीवन दान देने में अपनी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रोल कर सकते हो वहाँ पे। तो इसके बाद हेल्दी डाइट लेना, खुद का टाइम टेबल बनाना, रक्तदान, अपने आसपास की सफाई, ये हमने अभी अभी देखा है, दोबारा से ये आ गई, गलती से ऐड हो गई। इसके अलावा जो रूटीन वर्क था वो भी हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया था। इसके अलावा हमारी जो आगे की रोज़ एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना, ये सब हमने यहाँ पे कर लिया था। तो आप बताइए कौन कौन सी चीज़ें इनमें से आप दान करते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अब हम एक इम्पोर्टेंट मोटिवेशनल कोटेक्स पढ़ेंगे जो इस प्रकार है। यदि आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे तो कोई और खुद के सपने पूरे करने के लिए आपको भाड़े पर रख सकता है। ये बात सही दोस्तों, अगर आप खुद अपना सपने पूरे नहीं करोगे, अपने गोल के लिए हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो किसी और के सपनों के लिए आप थोड़े से पैसों में या फिर अपने जीवन चलाने के लिए कुछ पैसों में दूसरों के लिए आप वर्क करते हुए थोड़े दिन में दिखोगे। तो इसलिए अपने एम पर फोकस करें, हर चीज़ को साइड में करके, इग्नोर करके अपने गोल के ऊपर अचीव करने की कोशिश करें। अब जानते हैं दोस्तों हम ये दहग्राम 3 बीघा गलियारा है जो बांग्लादेश और भारत सीमा के ऊपर है। अभी अभी ये न्यूज़ में चल रहा है रिसेंटली, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो स्थान है पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार जिले और बांग्लादेश के रांगपुर डिवीजन के बीच आता है, यानी भारत और इंडिया के बीच पड़ता है। ये दहग्राम आरंगपोटा होता है। आरंगपोटा बांग्लादेश का सबसे बड़ा एनक्लेव था जो भारत की सीमा से घिरा हुआ था। इस एनक्लेव को बांग्लादेश से जोड़ने के लिए 3 बीघा बनाया गया है। तो अभी इसका सबसे पहले हम मैप देखेंगे। तो मैप के अंदर ये है जी, ये यहाँ पड़ता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में है। यहाँ पे इसको देख सकते हैं आप ये अच्छे से, और इसकी PDF डाउनलोड करके आप इसको और अच्छे से डीपली तैयारी कर सकते हैं। तो इसके बारे में आगे हम, इस एनक्लेव को बांग्लादेश से जोड़ने के लिए 3 बीघा बनाया गया था। 3 बीघा का मतलब था जमीन की एक पट्टी जिसकी लंबाई लगभग 178 मीटर और चौड़ाई लगभग 85 मीटर होता है, यानी 1 बीघा जमीन होता है। तो इसके अंदर 3 बीघा जमीन को कवर किया गया है। 3 बीघा जमीन के अंदर ये पूरा बना हुआ है, और इसकी चौड़ाई होती है वो 85 मीटर है और लंबाई होती है वो 178 मीटर और चौड़ाई यानी 178 इंटू 85 आप याद रख सकते हैं। संधि और समझौते जब हुआ था 1974 के अंदर, इंदिरा गांधी और मुजीब संधि हुई थी, यानी इंदिरा मुजीब संधि के नाम से इसको जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा विवाद भारत और बांग्लादेश ने सीमा विवाद और एनक्लेव समस्या सुलझाने के लिए समझौता किया था। इसमें दहग्राम और औरंगपोटा को बांग्लादेश को सौंपने और भारत को जोड़ने के लिए 3 बीघा गलियारा देने का वादा किया था। 1992 में यह कार्यक्रम आयोजन किया था। 26 जून 1992 को भारत ने 3 बीघा गलियारे को बांग्लादेश के उपयोग के लिए खोल दिया गया था। शुरुआत में गलियारा सिर्फ 12 घंटे के लिए खुला रहता था। 2011 में इसमें फिर संशोधन किया गया था और 2011 में इसमें संशोधन करके ये 24 घंटा खुले रहने की अनुमति दी गई। यानी पहले कितने घंटे खुला रहता था? 12 घंटे, और बाद में किसका डबल करके इसको 24 कर दिया गया था। 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, यानी LBA हुआ था। LBA का मतलब होता है भारत बांग्लादेश ने औपचारिक रूप से 162 एनक्लेव का आदान प्रदान किया, लेकिन दहग्राम
आरंगपोटा एनक्लेव को विशेष स्थिति में बांग्लादेश के हिस्से के रूप में ही रखा गया। इसे 3 बीघा गलियारे से जोड़ा गया। अब इसका हम महत्व जानेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम जानेंगे। भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है। भारत और बांग्लादेश सीमा की सबसे संवेदनशील जगहों में से एक है। ये सीमा विवाद सुलझाने और आपसी विश्वास बढ़ाने का प्रतीक है। सामाजिक आर्थिक यानी सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के महत्व से ये देग्राम आरंगपोटा के निवासी अब आसानी से बांग्लादेश से जुड़े व्यापार, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं बेहतर प्राप्त कर सकते हैं। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से हम इसको जानेंगे कि इसका क्या महत्व है। गलियारा भारतीय क्षेत्र से होकर जाता है, इसलिए भारत ने निगरानी व सुरक्षा को लेकर काफ़ी सतर्क रहता है। अब इसकी सुरक्षा सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो गलियारा भारतीय क्षेत्र से होकर जाता है, इसके लिए भारत ने निगरानी व सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किया। बांग्लादेश नागरिक केवल गलियारे का प्रयोग कर सकते हैं, इधर उधर से नहीं जा सकते। यानी बांग्लादेश के नागरिक भारत में आना चाहते तो इसी गलियारे से आ सकते हैं, वो आजू बाजू से या कहीं से भी सीमा लांघ के नहीं आ सकते। अब इसके अलावा ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। GS1 जियोग्राफी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा एनक्लेव सीमा विवाद टॉपिक से रिलेटेड है। GS2 के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन जो आता है उसमें भारत बांग्लादेश संबंध, सीमा संधि, पड़ोसी देशों के साथ सहयोग, उससे रिलेटेड है। इसके अलावा GS4 के अंदर सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड है, जो सीमा सुरक्षा, अवैध आवर्जन, सीमा पर रहने वाले लोगों की समस्याओं से संबंधित है। संभावित इसके अंदर यूपीएससी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो इस प्रकार है। 3 बीघा गलियारा और देहग्राम आरंगपोटा एनक्लेव के संदर्भ में भारत बांग्लादेश सीमा विवाद का समाधान सुझाइए। 1947 में इंदिरा मुजीब समझौते और 2015 के लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में क्या अंतर था? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में यानी मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे सकते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा विवाद सुलझाने का सामाजिक और सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है? आप इसका आंसर दे सकते हैं। 3 बीघा गलियारे के कारण स्थानीय निवासियों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया है, यानी वो भारत से किस प्रकार जुड़े हैं, उनका आवागमन, उनका व्यापार किस तरह से प्रभावित हुआ है। आप इसको सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में। अब हम जानेंगे SCO समिट। SCO समिट अभी हम देख रहे हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी पहले जापान के दौरे पर गए, उसके बाद ये चीन के दौरे पर गए। वहाँ पे SCO सम्मेलन और काफ़ी सारे देशों के लोग वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। व्यापार, हिंद प्रशांत महासागर या फिर टेररिज्म, काफ़ी सारे मुद्दों पर वहाँ पे डिस्कशन होने वाला है। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी भी गए हुए हैं भारत की तरफ से। अब देखते हैं यहाँ पे बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी। शी जिनपिंग से मिलेंगे। पहले भारत और चीन के बीच में जो काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा था उनको सुलझाने की भी कोशिश करेंगे। अब हम जानेंगे कि SCO के अंदर कौन कौन से देश शामिल होते हैं। तो इसके अंदर 8 सदस्य हैं। चाइना, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। शंघाई सहयोग संगठन का 23वां जो शिखर SCO का शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबान भारत के अंदर हुआ था। SCO का 9वां सदस्य देश कौन बना है ये भी हम जानेंगे इसके अंदर, जो ये 2023 की है। अभी हम 2025 में है, तो 25 में चाइना में हो रहा है और इसकी जो आबादी है वो दुनिया की 40% आबादी को ये कवर करता है। एशिया, भारत इसमें एशिया 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर आबादी, 138 करोड़ इसमें इन्वॉल्व है और GDP का 3.70 ट्रिलियन डॉलर है। चीन इसमें एरिया है, इसमें 96 लाख वर्ग किलोमीटर आबादी, 140 करोड़, GDP 17.73 ट्रिलियन डॉलर है। रूस का एरिया 1.71 करोड़ वर्ग किलोमीटर आबादी, 14.41 करोड़ और GDP है 1.71 ट्रिलियन डॉलर है। जबकि पाकिस्तान है, उसका एरिया 7.96 लाख वर्ग किलोमीटर आबादी, 21 करोड़ और GDP है वो 347 बिलियन डॉलर है। जबकि कजाकिस्तान है, वो एरिया 27.25 लाख वर्ग किलोमीटर आबादी है, वो 188 करोड़ है। जबकि GDP है वो 190.81 बिलियन डॉलर है। तजाकिस्तान एरिया 1.41 लाख वर्ग किलोमीटर आबादी, 95.4 लाख है। GDP है इसकी 8.75 बिलियन डॉलर है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान है, उसका जो एरिया है 4.47 लाख वर्ग किलोमीटर, आबादी 3.42 करोड़, GDP 69.24 बिलियन डॉलर है। किर्गिस्तान है, वो एरिया है 1.99 लाख वर्ग किलोमीटर, आबादी इसकी 66 लाख है और GDP है इसकी 8.54 बिलियन डॉलर है। इसके अलावा इसके ये कंट्री हैं, आप मैप में इनको निहार सकते हैं। पाकिस्तान है, ये काफ़ी सारे जो देश हैं आप इसको मैप में देख सकते हैं, ये इसके सारे काफ़ी पार्टनर कंट्री हैं। इसके अलावा जो दोबारा से ही मैप आ गया और ये सेंट्रल एशियन मेंबर जो स्टेट है ऑफ है SCO, इसको किर्गिस्तान,
कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अदर मेंबर स्टेट ऑफ एससीओ के हैं चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया। यानी जो इनका बॉर्डर आपस में जो लगता है, इंडिया से चाइना लगता है वो भी है, पाकिस्तान है, और चाइना से आगे रशिया लगता है तो वो भी। ऑब्जर्व जो स्टेट हैं वो हैं एससीओ के अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ये 4 देश हैं, तो आप याद रखना ABIM, यानी ABIM से इसको रख सकते हैं याद आप, ABCD, तो ABIM यानी अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ये इसके 4 कौन से ऑब्जर्व स्टेट हैं। इसके अलावा यूपीएससी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट इसके जानेंगे तो स्थापना जो एससीओ की हुई थी 2001 में रखी गई थी, यानी 25 साल हो गए इसको। पूर्व में इसे संघाई 5 5 मेंबर थे इसके, तो इसको संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। 1996 और 2001 के रूप में इसको यानी जाना जाता था, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान शामिल थे। यानी 5 देशों ने इसकी स्थापना की थी। चीन और रशिया पास में रखते हैं, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। यानी इसको CRKKT से याद रख सकते हैं, CRKKT से आप याद रख सकते हैं इसको। विस्तार 2001 में उज्बेकिस्तान शामिल हुआ था, 2017 में भारत और पाकिस्तान, 2023 में ईरान। भारत और पाकिस्तान एक साथ शामिल हुए थे, दोनों दुश्मन देश हैं, तो दुश्मन दोनों देश हैं जो एक साथ इसमें शामिल 2017 में इसमें इन्वॉल्व हुए थे। 2023 में इसमें ईरान हुआ है, जहाँ पे अभी भी न्यूक्लियर डिस्प्यूट चल रहा है काफ़ी सारे देशों के साथ, अमेरिका उसके ऊपर सेंक्शन लगाया, तो ये अभी 2 साल पहले ही इसमें शामिल हुआ है। 2024 में जो लास्ट टाइम जो हुआ था वो बेलारूस हुआ था, यानी रूस के पास जो बेलारूस है वो 2024 में हुआ था। संरचना और इसकी कार्य प्रणाली है वो, इसका हेड ऑफ स्टेट काउंसिलिंग 1 वर्षीय शिखर सम्मेलन होता है, यानी हर वर्ष में इसका एक शिखर सम्मेलन होता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिलिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, कार्यकारी जो संगठन होता है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर RATS, आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद से मुकाबले के लिए। यानी विश्व के अंदर आज आतंकवाद एक मुख्य प्रॉब्लम बनी हुई है। उग्रवाद और अलगाववाद, जैसे कि आपने पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, इन सारे एरियाज में या फिर पूर्वी राज्य हैं, उनमें अलगाववाद की समस्या काफ़ी टाइम से देखने को मिल रही है, आतंकवाद की समस्या भी काफ़ी टाइम से देखने को मिल रही है। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम जैसे अलगाववाद है, आतंकवाद है, इनसे निपटने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ था। मुख्यालय इसका ताशकंद के अंदर है। निदेशक अब 2025 में उलबारक सर्विएव, यानी इसका निर्देशक है वो उलबारक सर्सिएव है। भाषाएं इसकी चीनी और रूस की, यानी चीनी और रूसी इसकी 2 मुख्य भाषाएं हैं। सचिवालय इसका बीजिंग में है। RATS कार्यकारिणी ताशकंद के अंदर है। सदस्य राष्ट्रों का आर्थिक भौगोलिक प्रभाव, इसमें क्षेत्रफल पूरे विश्व का 24% क्षेत्र, पूरे विश्व का इसमें 65% यूरेशिया, जनसंख्या इसकी 42%, GDP है इसका 23%, PPP पर इसका 36%। उद्देश्य और इसका जो महत्व है वो प्रारंभिक उद्देश्य सीमाओं का समाधान और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग, यानी सीमाओं का जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके ऊपर इसको समाधान करना है। जैसे भारत पाकिस्तान का चल रहा है, भारत चीन का चल रहा है, वैसे रशिया यूक्रेन का चल रहा है, काफ़ी सारे देशों का जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है उसका सॉल्यूशन करना, और क्षेत्रीय सुरक्षा को, यानी क्षेत्र में आतंकवाद है, अलगाववाद है या फिर अन्य समस्याएं हैं, उनसे छुटकारा पाने हैं। वर्तमान स्वरूप एक व्यापक क्षेत्रीय मंच है ये। सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और आर्थिक व्यापार, डिजिटल समावेश, ऊर्जा, सांस्कृतिक आदान प्रदान के ऊपर भी ये कार्य करता है। ग्लोबल साइनिफिकेशन, चीन और रूस एससीओ का उपयोग मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था निर्मित करने का माध्यम बना रहे हैं, यानी पूरे वर्ल्ड से डिप्लोमेटिक रिलेशन या फिर अन्य जो प्रॉब्लम होती है जैसे टेररिज्म होते हैं या फिर हिंद प्रशांत महासागर, उसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए काफ़ी इस पे मुद्दों पर डिस्कशन किया जाता है। 2025 का एससीओ शिखर सम्मेलन ये तियानजिन में हुआ था। तियानजिन शहर में हो रहा है, ये चीन का एक शहर है। दिनांक और स्थान 21 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच होगा। तियानजिन चीन, यह एक संगठन का 25वां हेड ऑफ स्टेट समिट है, अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन है, यानी अब तक के जितने भी सम्मेलन हुए हैं वहाँ पे सबसे बड़ा जो सम्मेलन तियानजिन 2025 में होने वाला सम्मेलन है। शी जिनपिंग है, नरेंद्र मोदी है, ये भारत में यानी जो भी नेता पूरे वर्ल्ड के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इस प्रकार रूस है, बेलारूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और साथ ही नेपाल के, तो इसमें काफ़ी सारे नेता हैं वो आ रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी फोरम 11 जुलाई को, काउंसिलिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर 15 जुलाई को,
डिक्लेरेशन ऑफ 80 की आगामी 10 वर्ष की विकास रणनीति की प्रारूप तैयार किया जाएगा। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 10 वर्ष की विकास रणनीति के ऊपर इस पर डिस्कशन होने वाला है। तो आप ये माइंड में रखें कि 10 साल के लिए हो रहा। आर्थिक मुद्दे इसके जो होते हैं, सुरक्षा होती है, बॉर्डर्स के ऊपर होते हैं, या फिर अन्य आतंकवादी होते हैं, अलगाववाद होते हैं, उग्रवाद होते हैं, या फिर आर्थिक सहयोग होता है, व्यापार के ऊपर, ट्रेड के ऊपर सहयोग करना, डिजिटल ढांचे के ऊपर सहयोग करना, वित्तीय तंत्र के ऊपर सहयोग करना, मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था बनाए रखना, प्रमुख घटनाएं और हिंद प्रशांत, जैसे अमेरिका का आज वर्चस्व पूरे वर्ल्ड में बढ़ता जा रहा है, तो उसके वर्चस्व को चैलेंज करना और अन्य जो देश होते हैं उसकी बराबरी करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, डिस्कशन होता है। प्रमुख घटनाएं और हिंद चीन संबंध के बारे में आप जानेंगे हम। मोदी और शी जिनपिंग द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे, यानी बहुपक्षीय बैठक भी होगी, इसमें द्विपक्षीय बैठक भी होगी। सीमा विवाद शांतिपूर्ण रूप से हल होने की ओर है, इस पर भी काफ़ी सारा विवाद होगा। डोकलाम है अरुणाचल प्रदेश या फिर लद्दाख के अंदर अभी जो डिस्प्यूट चल रहा था भारत पाकिस्तान के अंदर, वो भी भारत और चीन के अंदर, उसके ऊपर भी अभी बातचीत होंगी। सीमा प्रबंधन समझौता होगा। केदार मानसरोवर यात्रा और सीधी उड़ानें फिर से शुरू होंगी। चीन और भारत के अंदर जो सीधी उड़ानें बंद हो रखी थी, जो लद्दाख में डिस्प्यूट के बाद, वो अब फिर से बहाल की जाएंगी। ज्ञान है, विश्वास है, संवेदनशीलता आधारित भारत चीन संबंधों पर बल वैश्विक संदर्भ। चीन अपनी शीर्ष भूमिका की रणनीति पेश कर रहा है। रूस चीन भारत का संभावित राजनीतिक आर्थिक सहयोग पुनर्जीवित हो रहा है। यह सम्मेलन वैश्विक दक्षिण और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का संकेत देता है। इसके अलावा जो संभावित क्वेश्चन है वह संघाई सहयोग संगठन की उत्पत्ति, उद्देश्य और उनके बदलते स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। 2025 में चीन के तियानजिंग में आयोजित 80वें शिखर सम्मेलन का भू राजनीतिक महत्व और वैश्विक शक्ति संतुलन पर प्रभाव पर चर्चा कीजिए। 80 में भारत की भूमिका और उससे जुड़े अवसर व चुनौतियां क्या हैं, विशेष रूप से 2025 में 80 के संदर्भ में विवेचन कीजिए। नंबर 4, भारत चीन संबंधों में 80 मंच किस प्रकार से द्विपक्षीय संवाद और सहयोग को प्रभावित कर रहा है। 80 के विस्तार और नई सदस्यता, यानी ईरान और बेलारूस जो इसके नए सदस्य बने, उसने संगठन पर क्या प्रभाव डाला है। तो आप इस संबंध में भी, ईरान अभी परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि बेलारूस भी इसमें अभी नया सदस्य मिला है, तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, इस पर आप डिस्कशन करके बताइए। मूल तथ्य जो है, बेसिक फैक्टर्स जो होते हैं, वो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आप ये बता सकते हैं किस वर्ष हुई थी। 1996, 2001, 2005, 2017। इसकी सही आंसर है वो 2001 के अंदर हुई थी। इसके अलावा एससीओ की स्थायी सचिवालय, परमानेंट मुख्यालय कहाँ है, इसका ताशकंद है, बीजिंग है, मॉस्को है, शंघाई है। तो इसका सही आंसर है बीजिंग के अंदर है। 80 का रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर यानी RATS किस शहर में स्थित है। तो इसमें बीजिंग, ताशकंद, अस्थाना, दुशांबे। तो इसका सही आंसर हो ताशकंद है, यानी एंटी टेररिज्म के लिए जो इसका मुख्यालय वो कहाँ पे है, ताशकंद के अंदर है। सदस्यता यानी मेंबरशिप और एक्सपेंशन है जो 2024 में 80 का नया सदस्य कौन बना था। 2024 के अंदर अभी लास्ट ईयर इसका नया सदस्य कौन बना है। तो ईरान कब बना था, आज से 2 साल पहले बना था। ईरान 23 में बना था। इसके अलावा नेपाल इसका सदस्य नहीं है, और अफगानिस्तान, बेलारूस है। तो 2024 में इसका नया जो सदस्य है वो बेलारूस है था। निम्नलिखित में कौन सा सदस्य 80 का सदस्य नहीं है। भारत नहीं है, या फिर, तो इसके आंसर कट गए गलती से, तो दूसरी PDF में मैं आपको दूंगी। तो 80 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। इसमें मॉस्को, बीजिंग, तियानजिंग, अस्थाना। बिल्कुल जी आंसर है इसका तियानजिंग, चीन का ये शहर है जो अभी चल रहा है, आज तक का सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ है। 80 2025 समिट में कौन सा घोषणा पत्र अपनाया गया। संघाई चार्टर, तियानजिंग घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन, अस्थाना रोड मैप, बीजिंग विजन। तो दोस्तों ये जो समिट होती हैं जिस शहर में होती हैं उसी के नाम से इनका डिक्लेरेशन होता है। तो तियानजिंग शहर में हुआ था, और इसके भी जो आंसर होगा इसका तियानजिंग डिक्लेरेशन होगा। तो इसका सही आंसर है और तियानजिन घोषणा पत्र है। 80 2025 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि किसने किया है। विदेश मंत्री किया, रक्षा मंत्री ने किया, प्रधानमंत्री ने किया, राष्ट्रपति ने किया। तो आप इसका आंसर याद रख सकते हैं कि प्रधानमंत्री पहले जापान के थे और फिर 80 समिट में वहाँ से कहाँ, ये चीन के अंदर तियानजिंग शहर में आए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर रहे हैं। उद्देश्य और कार्य क्षेत्र, इसके जो पर्पज एंड रोल्स हैं वो हैं। 80 का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित है। आतंकवाद, उग्रवाद
अलगाववाद से मुकाबला करना, सदस्य देशों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक सहयोग, केवल यूरोपीय देशों के बीच सैन्य सहयोग। तो आपका सही विकल्प इसका चुनेंगे केवल एक है, केवल एक और दो है, केवल दो और तीन है, केवल एक, दो और तीन है। तो इसका सही आंसर एक और दो होगा, यानी आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के ऊपर सहयोग करना और सदस्य देशों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध को बढ़ावा देना। भारत के लिए एससीओ की महत्ता किससे जुड़ी हुई है? मध्य एशिया तक आतंकवाद विरोधी सहयोग, ऊर्जा और व्यापार। उपयुक्त सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देके नीचे बता सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाई अल्टीट्यूड एनालॉग मिशन, यानी अभी भारत क्या किस पे काम कर रहा है? हाई अल्टीट्यूड एनालॉग मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। आप इसके बारे में जान सकते हैं, ये इसके डायग्राम है और ये लद्दाख के अंदर स्थापित किया गया इसके अंदर। तो इसकी जो जानकारी हो, हाई अल्टीट्यूड एनालॉग क्या है, सबसे पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। हाई अल्टीट्यूड एनालॉग भूमि पर स्थित ऐसे क्षेत्र या प्रशिक्षण या सेटअप होते हैं जो चरम ब्रह्म स्थितियों, जैसे कि कम ऑक्सीजन, जैसे ऊपरी जो क्षेत्र होते हैं, लद्दाख है, सियाचिन ग्लेशियर है, इन सब के ऊपर ऑक्सीजन का लेवल होता है वो काफ़ी कम होता है, दबाव भी कम होता है, अत्यधिक तापमान होता है, विकिरण आदि को संग्रहित करते हैं, जिससे अंतरिक्ष जैसे वातावरणों के अनुकूल किया जा सकता है। कहते हैं कि जो लद्दाख वगैरह जो ऊपरी एरिया है हमारा, ऐसा ही चांद और जो मून है वहाँ पर भी ऐसा ही वातावरण है। तो वहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन करके वहाँ पे रहने के लायक है, या फिर वहाँ पे ऑक्सीजन, वहाँ पे मकान बनाने के, यहाँ पे डिजिटल मकान बनाने के लिए ये सब जो तकनीकी है या फिर अनुसंधान, वहाँ पे ये रिसर्च ये लोग कर सकते हैं। ये स्थान भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए तकनीकी और मानक व अनुकूलन, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन के प्रशिक्षण हेतु उपयोगी होते हैं। इसके प्रमुख जो उदाहरण होते हैं, लद्दाख ह्यूमन एनालॉगस मिशन यानी LHAM, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसकी फुल फॉर्म याद रखें। भारत में इसरो, IIT बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, यानी एक इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, IIT बॉम्बे के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, ये 3 संस्थाएं हैं और अन्य संस्थानों द्वारा लद्दाख में शुरू किया गया मिशन 2024 वर्तमान में है। यह मानव एनालॉग मिशन मून और मंगल के लिए केवल किया गया है, जहां हैब-1 नाम इम्प्लेटेबल हैबिटेट में मानव तकनीक, जीवन रक्षक सिस्टम, रोबोट व संचार प्रणाली आदि का प्रशिक्षण किया जा सकता है। यानी चांद पे रोबोट कैसे काम करेगा, संचार प्रणाली, जीवन रक्षण सिस्टम, वहाँ पे घर बनाना, ऑक्सीजन, पेड़ पौधे, जो भी तकनीकी टेक्नोलॉजी वहाँ पे रिलेटेड रहने के लिए जो अन्य सुविधाएं होती हैं उनके बारे में यहाँ पे प्रशिक्षण करेंगे और मानव जीवन को वहाँ रहने लायक बनाएंगे। अन्य देशों में यूरोप के कॉन्डोरिया अंटार्कटिक स्टेशन व कनाडा के फ्रेश लाइन मार्स आर्टिक स्टेशन आदि भी इस क्षेत्र में काफ़ी सारे अनुसंधान कर रहे हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि यूपीएससी में इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो एक हाई अल्टीट्यूड एनालॉग मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसमें कृषि भूमि अध्ययन, अंतरिक्ष की चरम परिस्थितियों का अनुकरण, समुद्री जीव विज्ञान अनुसंधान, यह पर्यावरणीय पर्यटन। इसका सही आंसर है वो अंतरिक्ष की चरम परिस्थितियों का अनुसरण करना होता है। लद्दाख ह्यूमन एनालॉगस मिशन LHAM किस ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है? तो गगनयान, चंद्रयान 3, इनसैट या फिर निसार। तो इसका सही आंसर है गगनयान। हाई एल्टीट्यूड एनालॉग के लिए क्यों चुना जाता है लद्दाख? उच्च ऑक्सीजन स्तर, समुद्र तल के नज़दीक, कम ऑक्सीजन पृथ्वी जैसे कठोर माहौल, गर्म और नम जलवायु। इसका सही आंसर होगा कम ऑक्सीजन और पृथ्वी जैसे कठोर माहौल का होना। अब हम जानेंगे कि यूपीएससी मेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कौन कौन से, आप इनको ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सामरिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थानों में तालीबंदी, दबाव परिवर्तन, मानव मनोविज्ञान, प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और अंतरिक्ष मिशन योजना शामिल है। तो इसका जो आप आंसर दे सकते हैं, इसके अलावा काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। उद्देश्य परीक्षण, डेटा संग्रह, जीवन रक्षक प्रणालियाँ, मिशन योजना इत्यादि शामिल करें। एसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ लद्दाख ह्यूमन एनालॉजिकल मिशंस ऑन फॉर द प्लानिटरी एक्सप्लेनेशंस प्रिपेयर्डनेस, discussion the scientific and socio-political implications of conducting एनालॉग स्पेस मिशन ऑन अर्थ। इसके ऊपर भी आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या के परिवर्तन। जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि आए दिन भारत के अंदर काफ़ी सारी हिंसाएं होती हैं। जैसे संभल के अंदर हुआ था, तो वहाँ पे हिंदुओं को काफ़ी बड़ी मात्रा में पलायन करना पड़ा है और वहाँ का जनसंख्या की जो परिवर्तन है, यानी किसी एक धर्म, भाषा, क्षेत्रीय समुदाय को किसी भी देश भावना से प्रताड़ित किया जाता है और बहुसंख्यक द्वारा वहाँ से निकाला जाता है। तो
इसका क्या समाधान हो सकता है, इसके लिए भारत सरकार या फिर प्रत्येक जन को कैसे अपना सहयोग देना चाहिए, कैसे इसके कानून लेके आना चाहिए, कैसे इस समस्या को अलगाववाद या फिर जनसंख्या की परिवर्तन है इससे भारत को कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो हाल ही में जो संभल हिंसा हुई थी वो काफ़ी सुर्खियों में चल रही है, और वहाँ पे अभी जो रिपोर्ट आ रही है वो कह रही है कि वहाँ पे जो हिंदुओं का जो डेमोग्राफिक जनसंख्या के जो परिवर्तन है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पे हिंदुओं का प्लान हुआ है। भारत सरकार की जनसंख्या नीति 1952 में भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया था, यानी नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया था। 1976 के अंदर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति मसौदा, यानी पहले राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, यानी कम बच्चों को जन्म दो ही बच्चे होना चाहिए। उसके बाद कहा कि जनसंख्या के ऊपर नीति से मसौदा 1976 के अंदर यानी इमरजेंसी काल के अंदर बना था, और उस टाइम यहाँ पे संजय गांधी का एक इंपॉर्टेंट रोल था। उसके ऊपर मूवी भी बनी है इमरजेंसी, आप उसको देख सकते हैं। तो उसको देखने से आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी और इमरजेंसी को समझने में आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। तो लेकिन ज़बरदस्ती नस्लबंदी का कारण असफल हुआ था। वो नीतियाँ अपनाई गई थी, 20 कार्यक्रम अपनाया गया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। जनता काफ़ी परेशान भी हुई थी और एक आपातकाल लगा था। उसको काला अध्याय बोला जाता है। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जो लोकतंत्र का जो ब्लैक अध्याय है वो उसी आपातकाल को बोला जाता है, जो 1975 से लेकर 76 तक लगा था। लगभग 19 महीने वो लगा था। 2000 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी फिर एनपीपी 2000 में लागू की गई थी कि भाई भारत की पॉपुलेशन कितनी है। जनसंख्या नीति 2002 के अंदर इसका जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो तत्कालीन लक्ष्य था, यानी दंपतियों को प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना था। जैसे आदिवासी क्षेत्र होते हैं या फिर जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो उनको इससे संबंधित नॉलेज नहीं होता है, तो इसको पाठ्यक्रम में इन्वॉल्व करना या फिर अन्य जो सरकारी नीतियां बनाकर लोगों तक अनेक सुविधाएं पहुंचाना और जनसंख्या को कम करने में सरकारी योजनाओं जागरूकता फैलाना या फिर एजुकेशन के माध्यम से इस पर नियंत्रण पाना था। मध्यम अवधि का लक्ष्य था जो 2010 तक, यानी 2000 में जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई थी उसका 2010 तक इसका लक्ष्य रखा गया था। 10 साल का लक्ष्य इन्होंने पहले किया था। टोटल फर्टिलिटी रेट था इसका, यानी TFR जो था, TFR को रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 तक रखना था। दीर्घकालीन लक्ष्य था इसका, यानी जो लंबा लक्ष्य बनाया था वो इन्होंने 45 साल का बनाया था, 2045 तक। छोटा लक्ष्य था वो 2010 तक 10 साल का, और बड़ा था वो 2045 तक। स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना जो सतत विकास के अनुरूप हो। प्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ यानी RCH, यानी बच्चों का जो स्वास्थ्य था, कुपोषण से बचाना, उनको अन्य जो निमोनिया जैसी समस्याओं से बचाना, उसके ऊपर काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्होंने ध्यान दिया था। सेवाओं का सार्वभौमिकरण, शिशु मृत्यु दर था IMR, शिशु मृत्यु दर को कम करना, मातृ मृत्यु दर को कम करना, यानी जो माताएं होती थी डिलीवरी के टाइम काफ़ी सारी माताओं की डेथ हो जाती थी, तो उसको कम करना। किशोर स्वास्थ्य व शिक्षा पर जोर देना, यानी माता और बच्चे के स्वास्थ्य पर जोर देना। जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से अनेक माताओं और शिशुओं तक भोजन पहुंचाना, उन्हें जो प्रोटीन्स वगैरह इनकी डाइट देना। कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विस को बढ़ाना। जनसंख्या नियंत्रण हेतु हाल के जो पहले हैं वो अभी जो सरकार के जो अभी इनिशिएटिव है वो इस प्रकार है। मिशन परिवार विकास ये 2016 के अंदर इन्होंने लागू किया था। प्रजनन दर जो TFR है वो वाले राज्यों और जिलों को कवर करना। उद्देश्य इसका रहा आधुनिक गर्भ निरोधक साधनों तक पहुंच। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंदर जो बनाई थी NH नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, TRF को 2025 तक 2.1 तक लाने का लक्ष्य। पोषण अभियान चलाया गया था। इसके बाद कुपोषण नियंत्रण के लिए जनसंख्या स्वास्थ्य सुधार और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम PKST 10 से 19 वर्ष की आयु समूह के लिए था। डिजिटल मिशन फॉर फैमिली प्लानिंग, लॉजिस्टिक आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी। भारत की जनसंख्या स्थिति 2023 से 2025 तक भारत की जनसंख्या 1.43 अरब, यानी चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूरे वर्ल्ड के अंदर वो भारत की है। अगर हम इसको चाहें तो यह एक हमारी शक्ति भी बन सकती है, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा,
बेरोजगारी ये हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ये सही नहीं होगी तो हमारा देश भूखमरी, गरीबी और दरिद्रता का शिकार होगा। तो इसलिए स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। और जो स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी मूलभूत सुविधाएं जब तक देश के अंदर फ्री में नहीं होगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। काफ़ी सारे विकसित कंट्रीज हैं, वहाँ पे क्या शिक्षा फ्री में है, स्वास्थ्य भी फ्री में है, लेकिन सबसे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे महंगा जो शिक्षा स्वास्थ्य भारत के अंदर बना हुआ है। अब विश्व में प्रथम स्थान है, TFR है, राष्ट्रीय औसत 2.0 है। NFHS की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में डिक्लेयर हुई थी ये रिपोर्ट। इसके अलावा भारत की जनसंख्या स्थिति 2023-25 के अनुसार भारत की जनसंख्या वो 1.43 अरब, यानी चीन को पीछे छोड़ दिया, विश्व में प्रथम स्थान पे है। TFR राष्ट्रीय औसत 2.0 रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंचने के करीब है। राज्यवार अंतर हम जानेंगे। TFR सबसे कम केरल के अंदर, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यानी दक्षिण के राज्य में सबसे कम है। TFR ज़्यादा जो यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रजनन दर है, यानी बच्चे जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं वो बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये उत्तरी राज्य आप याद रख सकते हैं। सबसे बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश, इनकी पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है। झारखंड और MP 4 स्टेट हैं जो आपस में लगी हुई हैं सीमाओं से भी, तो इनमें सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या असमानता राज्यों और क्षेत्रों में इसकी जो चुनौतियां हैं वो जनसंख्या असमानता, यानी इन राज्यों में क्या होता है, जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा है तो ज़्यादा बच्चे होंगे पहले से, वहाँ पे कम है तो कम पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसके अलावा बाल विवाह और किशोर गर्भधारण होता है, यानी जब कम उम्र में लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है, जैसे वो फिजिकली और मेंटली भी उस मेच्योर नहीं होती हैं उस लेवल तक, और फिर किशोर अवस्था में गर्भधारण करती हैं, उनको नॉलेज नहीं होता है, ना ही उनका एजुकेशन लेवल इतना हाई होता है कि इस पॉइंट से उनको नॉलेज हो, तो क्या करती हैं, जल्दी से किशोर गर्भधारण करती हैं। महिला और शिक्षा और सशक्तिकरण की कमी, महिलाओं में जो साक्षरता की कमी है, उनके रोजगार और स्वावलंबन की कमी है, स्वास्थ्य अवसंरचना की कमजोरी, हमारे इधर हॉस्पिटल है या फिर आंगनबाड़ी केंद्र है, उनसे जो भी सरकार जो जितने भी इंसेंटिव लेकर आ रही है वो हर महिला तक नहीं पहुंच पाती, ना ही हर महिला इतनी अवेयर है कि वो अपना जो उनका हक है या फिर सरकार उनको जितनी भी योजनाएं देती है उनको लाभ देते हैं, वो सभी योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। युवा जन विस्फोट होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड को अवसर बनाम बोझ बनाना, यानी हम इसको अवसर के रूप में देखते हैं, बोझ के रूप में देख सकते हैं। अगर हमारी मूलभूत सुविधाएं सस्ती हो जाएं देश के अंदर तो इनको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल मतलब अवसर बना सकते हैं। लेकिन मूलभूत जो चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर इनकी इनकम होती है मूलभूत बेसिक चीज़ों को अचीव करने में ही ख़त्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं और बड़ा काम नहीं कर पाती और ये देश के लिए एक बोझ बन जाती है। तो इसके लिए हम संभावित क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। नंबर 1, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालीन लक्ष्य क्या था, यानी देश का 2000 में जो नीति बनाई थी इसका दीर्घकालीन लक्ष्य था, यानी 45 साल का था, हमने अभी पढ़ा है, और जो कम लक्ष्य था वो 10 साल का था। तो लॉन्ग टर्म था जो 45 ईयर था और जो शॉर्ट टर्म था वो 10 ईयर था। इसके अलावा इसका आंसर IMR घटाना, इसका लक्ष्य क्या था, TRF 2.1 स्थिर जनसंख्या 2045 तक, मातृ मृत्यु दर कम करना। इसका सही आंसर हमने अभी तक पढ़ा है कि 2045 तक उसी लेवल तक जनसंख्या को रखना है, यानी 2000 के अंदर थी उसी के अंदर। नंबर 2 जो क्वेश्चन है वो है मिशन परिवार विकास मुख्य रूप से किससे संबंधित है, मिशन परिवार विकास। तो इसमें बालिका शिक्षा, उच्च प्रजनन दर, जिलों में परिवार नियोजन, कुपोषण नियंत्रण, ग्रामीण स्वच्छता। इसका सही आंसर है उच्च प्रजनन दर, जिलों में परिवार नियोजन। यानी जैसे उत्तर भारत के जो राज्य हैं, बिहार है, यूपी है, MP है, झारखंड है, इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दर है और जन्म दर, फर्टिलिटी रेट इनका सबसे ज़्यादा है। तो इन राज्यों का फर्टिलिटी कंट्रोल करने के लिए नीति अपनाई गई थी। अब हम जानेंगे कि मेंस के अंदर कौन कौन से आंसर आते हैं। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का उद्देश्य और उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। भारत की जनसंख्या जो है, भारत की जनसंख्या वृद्धि एक चुनौती या अवसर है, आप UPSC के दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण कीजिए। मिशन परिवार विकास और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 भारत की जनसंख्या स्थिरीकरण में कैसे सहायक है। भारत की जनसंख्या संरचना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के संदर्भ में क्षेत्रीय असमानताओं की आप समीक्षा कीजिए। इसके अलावा हम पढ़ेंगे अभी एक बैठक हुई है, हाल ही में चल रही है, ये आसाम के अंदर थी और इसके राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन था, यानी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस।
तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा प्रश्न भारत में राज्यों की भाषाई और प्रशासनिक आधार पर पुनर्गठन है। इसमें काफ़ी सारे आयोग बैठाए गए थे, समितियां बैठाई गई थी ताकि इस समस्या को सोल्व किया जा सके। काफ़ी सारे दंगे भी हुए थे। स्टार्टिंग में भारत आज़ाद हुआ था कि भाषा के आधार पर कई नए स्टेट बनाने की डिमांड हुई थी। तो उस टाइम हमने आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, झारखंड है, हरियाणा है, पंजाब है, इन सारे स्टेट्स का निर्माण भी किया था। तो सबसे पहले जो आयोग बैठा वो तो दार कमीशन 1948 के अंदर बैठा था और राज्यों का भाषाई पुनर्गठन के खिलाफ इसने सिफारिश की थी। इसने कहा था कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद हमारी 1949 के अंदर नेक्स्ट ईयर जेवीपी समिति बैठी। इसमें जेवीपी के अंदर जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सितार में थे। तत्कालीन भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को मना किया गया था। इसने भी मना कर दिया कि भाषा के आधार पर इसका पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश में काफ़ी सारी समस्याएं पहले भी थी, जैसे शरणार्थियों की समस्या है, गरीबी की समस्या है, रोजगार की समस्या है और ऊपर से भाषा के आधार पर अनेक आंदोलन हो रहे थे देश के अंदर। तो इन्होंने सभी समस्याओं को देखते हुए भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन था उसके लिए इन्होंने मना कर दिया। लेकिन आंदोलनों के कारण, विशेषकर आंध्र के लिए पोट्टी श्री रामुलु का आंदोलन, सरकार को पुनर्गठन पर विचार करना, राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन स्टेट 1950 के अंदर हुआ था। राज्य प्रतिनिधि जो सम्मेलन हुआ था 1950 के अंदर हुआ था। 1950 के बीच इसमें गठित हुआ था। उद्देश्य राज्यों के पुनर्गठन पर विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों से चर्चा, भाषा, सांस्कृतिक, प्रशासन, आर्थिक संसाधनों आदि के आधार पर राज्यों की सीमाएं तय करना था। परिणाम, इस सम्मेलन में भाषाई आधार पर राज्य बनाने का विचार मजबूत हुआ। आंध्र प्रदेश 1953 के अंदर निर्माण पहला भाषाई राज्य बना, यानी आंध्र प्रदेश पहला स्टेट था जिसको भाषा के आधार पर इसको बनाया गया था। यहाँ का जो पोट्टी रामुलु था उन्होंने मरणासन अनशन किया था। उसके बाद काफ़ी सारे दंगे हुए थे, सरकार को झुकना पड़ा था। इसके बाद ये जो लैंग्वेज के आधार पर इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था। इसके बाद एक और औपचारिक आयोग गठित किया गया था। उस आयोग का जो नाम है वो है राज्य पुनर्गठन आयोग। ये हम राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अंदर बनाया गया था। इसके अध्यक्ष हैं फजल अली, सदस्य हद्यनाथ कुंजरू और एम पणिकर। यानी कुंजरू था वो क्या करता था, पानी पीता था। पणिकर सिफारिश, भाषाई प्रशासनिक सुविधाएं दोनों आधारों पर राज्य का गठन किया गया था। 1956 के अंदर एक और एक्ट पारित होता है। फिर ये 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश का इनमें निर्माण होता है। तो इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स के आधार पर जो क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं वो इस प्रकार है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पट्टाभी सितारमैया, फजल अली, हद्यनाथ कुंजरू, एम पणिकर। तो इसका सही आंसर है फजल अली। पहला भाषाई आधार पर गठित राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। ये 1953 के अंदर बना था। जेवीपी समिति की क्या सिफारिशें थी? भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का विरोध, इसका सही आंसर है। अब हम यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से संभावित जो प्रश्न है वो हम देखेंगे। नंबर 1 जो पहला क्वेश्चन है वो है राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन और उसके पश्चात गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने भारत के संघीय ढांचे में किस प्रकार प्रभावित किया है? नंबर 2 भारत में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन की प्रक्रिया और उसके परिणामों पर चर्चा कीजिए। नंबर 3 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भारतीय संघवाद की स्थिरता में एक मील का पत्थर क्यों माना जाता है? अब राज्य पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन यूपीएससी के संदर्भ में इसकी हम पूरी जानकारी यहाँ पे अचीव करेंगे। परिचर्चा और इसकी प्रासंगिकता क्या है आज के टाइम में? तो ये सम्मेलन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों पर राजनीतिक संगठनों और रणनीतियों का समन्वय और संवाद होता है। ये स्थानीय राजनीति, राज्य के अंदर संबंध और पंचायती राज के माध्यम से विकास जोड़ों की समीक्षा का मंच भी होता है। विवरणात्मक जो उदाहरण होता है ये असम के अंदर हुआ है 2025 के अंदर, इसको असम के अंदर आयोजित किया गया है। असम में आयोजित राज्य पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया और सशक्त जीत को मोदी सरकार की जन केंद्रित नीतियों का समर्थन बताया। इस सम्मेलन में भाजपा और सहयोगी एजीपी यानी असम गण परिषद के स्थानीय प्रतिनिधि और कार्यकर्ता और पंचायत नेता जुटे थे। आगामी चुनाव की रणनीति पर भी
इसमें बात हुई थी। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एजेंडे का स्थानीय स्तर पर असर देखने वाले कौन से सम्मेलन का उदाहरण है? इसका सही आंसर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन, आर्थिक महासम्मेलन, विज्ञान मेला। तो पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन राज्य चुने हुए प्रतिनिधियों से संवाद या चर्चा करता है इस आयोजन के अंदर। असम में आयोजित राज्य पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन है, इसके अंदर मेंस में आने वाले जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। स्थानीय लोकतंत्र में राजनीतिक गठबंधन सम्मेलन, जैसे राज्य प्रतिनिधि पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन का क्या महत्व है, आप उदाहरण से इसको स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें आप संवादात्मक लोकतंत्र, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जुड़ाव, राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी और ग्रास रूट राजनीति के दृष्टिकोण से आप चर्चा करें। नंबर 3 जो क्वेश्चन है, राज्य जैसे राष्ट्रीय गठबंधनों द्वारा स्थानीय स्तर पर आयोजित सम्मेलन को किस प्रकार से चुनावी रणनीति और विकास एजेंडों को प्रभावित करते हैं? इसमें आप पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से योजना का प्रचार, स्पष्ट एजेंडा निर्माण, जनतामुखी नीतियों की पहुंच की भूमिका की व्याख्या करें। अब हम बढ़ेंगे राम सेतु। हाल ही में चर्चा चल रही है कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए, तो इसके बारे में इसको संरक्षण और इसका संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयास करने के लिए फिर सरकार को इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का प्रयास किया जाए। राम सेतु है जो इसको एडम ब्रिज के ऊपर है, ये परिचय भारत और श्रीलंका के बीच है। इसमें काफ़ी सारी किंवदंतियाँ भी हैं, बल्कि रामायण के अनुसार इसको वानर सेना ने बनाया था जब वहाँ से यानी भारत से जब रावण सीता माता का हरण करके ले गया था, उस टाइम इसको बनाया गया था। चूना पत्थर से बना हुआ है। अभी समुद्र के अंदर यानी पानी के नीचे है, पहले ऊपर होता था, यानी मानो इसके ऊपर से चलकर भारत से श्रीलंका जा सकता था। राम सेतु जिसे एडम ब्रिज या रैम सेतु भी कहा जाता है, तमिलनाडु पंबन द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच स्थित चूना पत्थर की एक प्राकृतिक श्रृंखला है। यानी पंबन द्वीप और मन्नार द्वीप के बीच है ये चूना पत्थर। इसकी लंबाई 48 किलोमीटर है। यह हजारों वर्षों पहले भूतपूर्व स्थल मार्ग हो सकता था। धार्मिक और सांस्कृतिक जो महत्व है, हिंदू धर्म के रामायण महाकाव्य के अनुसार इस पुल को भगवान राम ने वानर सेना की मदद से बनाया था। इसे धार्मिक आस्था और भारतीय सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह संरचना प्राकृतिक रूप से बनी मानी जाती है और मानव निर्मित होने की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त प्रमाण प्राप्त नहीं है। राष्ट्रीय स्मारक और राष्ट्रीय धरोहर की मांग और कानूनी प्रक्रिया। सुब्रमण्य स्वामी की याचिका 2025 में यानी सुब्रमण्य स्वामी है, उन्होंने एक याचिका दायर की कि पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्य स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की कि राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, क्योंकि ये इतिहास, पुरातत्व, कला और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने अदालत से केंद्र सरकार को निर्देश देने को कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI से सर्वे कराया जाए और इस प्रक्रिया को शीघ्र सुलझाया जाए। सरकार की जो प्रतिक्रिया थी वो ये है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह मामला सांस्कृतिक मंत्रालय में विचाराधीन है। अभी ये विचार चल रहा है, इसमें भारत सरकार में सांस्कृतिक जो मंत्रालय है वहाँ पे इसका डिस्कशन चल रहा है, क्या इसको सच में यानी राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। सेतु समुद्रम परियोजना के दौरान राम सेतु को नुकसान नहीं होगा। वैकल्पिक मार्ग तलाशने की प्रक्रिया चल रही है। अभी वहाँ पे एक भारत सरकार ने एक योजना चलाई गई, राम सेतु समुद्रम परियोजना। तो लोग कह रहे हैं कि इससे वहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो ये सरकार का कहना है कि वहाँ पे वैकल्पिक मार्ग तलाशा जाएगा और इसको नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है, कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा और आगे की कार्रवाई के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने की उन्होंने मांगी है। अब इसके लिए जो संभावित क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की याचिका किसने दायर की थी? सुब्रमण्य स्वामी ने। राम सेतु किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्मारक घोषित प्रक्रिया में आता है? सांस्कृतिक मंत्रालय। मानव निर्मित राम सेतु है एक मानव निर्मित पुल है, प्राकृतिक रूप से बनी चूना पत्थर श्रृंखला। पौराणिक कथाओं में ये प्राकृतिक चूना पत्थर की श्रृंखला है और ये मानव निर्मित है। इसमें यूपीएससी में जो संभावित प्रश्न है वो इस प्रकार है। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की कानूनी और सांस्कृतिक मांग का विश्लेषण कीजिए। इसमें सांस्कृतिक पहचान, संरक्षण नीति, संघ और सांस्कृतिक मंत्रालय की भूमिका, वैज्ञानिक सत्यापन, धार्मिक संभावनाओं का संतुलन शामिल हो। सेतु समुद्रम परियोजना के संदर्भ में राम सेतु संरक्षण विवाद की समीक्षा की जाए। इस परियोजना का उद्देश्य पर्यावरणीय, धार्मिक संघर्ष, कोटि की रोक और वर्तमान संरक्षण नीति में शामिल है। अब हम पढ़ेंगे रोड एक्सीडेंट। 2023 में अभी रोड एक्सीडेंट के बारे में जो रिपोर्ट आई है उसमें सबसे ज़्यादा जो रीजन बताया वो हाई स्पीड बताई है। यानी हाई स्पीड से आए दिन लाखों लोग, हजारों लोग भारत में मर रहे हैं। तो उसके बारे में जो रिपोर्ट आई है, इसका राष्ट्रीय परिदृश्य है ये रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2023 रिपोर्ट MORTH।
2023 में भारत में 4,80,583 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें से 1,72,890 लोगों की मृत्यु हुई और 4,62,825 लोग घायल हुए। ये सभी समय का सबसे अधिक आंकड़ा है, यानी आज तक जितने भी एक्सीडेंट हुए उसमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इस रिपोर्ट में बताए हुए हैं। दुर्घटनाओं में 5.2% तथा मौतें 2.6 की वृद्धि हुई है 2022 की तुलना में। ये प्रतिदिन लगभग 1317 दुर्घटनाएं और 474 मौतें रोज होती हैं, यानी 474 मौतें हर रोज भारत में होती हैं। हर एक घंटे में लगभग 55 दुर्घटनाएं और 20 मौतें होती हैं, यानी एक घंटे में हम तब से डिस्कशन करने लगे थे, भारत में 20 डेथ एक्सीडेंट से हो चुकी हैं। घातक दुर्घटनाएं जो होती 2022 की तुलना में बढ़कर 1,60,509 वृद्धि जो हुई है वो 3.04% की वृद्धि हुई। इसमें दुर्घटनाएं जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर होती हैं वो 31.2% होती हैं। दुर्घटनाएं 36.5% घातक मौतें राज्य राजमार्ग पर स्टेट हाईवे पे जो होती हैं 22.0%, दुर्घटनाएं 22.8% मौतें होती हैं। अन्य जो सड़कें होती हैं वो 46, यानी जो लोकल जो सड़कें होती हैं गांव शहरों से जुड़ी हुई होती हैं उनमें 46.8% दुर्घटनाएं होती हैं और 40.7% जो मौतें हुई हैं। इनके जो मुख्य कारण है वो ओवर स्पीडिंग है, यानी सबसे बड़ा जो कारण बताया गया इस रिपोर्ट में ओवर स्पीड, तेज गति से वाहनों का चलाना है। यानी जो युवा जनरेशन होते हैं, जो नए नए ड्राइवर होते हैं वो सबसे ज़्यादा फास्ट गाड़ी चलाते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है 16.81% मौतों का हिस्सा होता है। ओवर स्पीडिंग की वजह से लगभग 16% मौतें हुई हैं। नंबर 2, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, यानी गलत दिशा में गाड़ी चलाना। 5.5% मौतों में इसका रॉन्ग साइड ड्राइविंग का है। संक्रमणीय अर्थों में लगभग 45.87% दुर्घटनाएं खुले इलाकों में घटित हुई हैं। 67% दुर्घटनाएं सीधे रास्तों स्ट्रेट रोड्स पर हो रही हैं। घुमावदार गड्ढों वाली या ढलानदार सड़कों पर केवल 14.47% है। शहरी बनाम ग्रामीण जो दुर्घटनाएं और मौतें अधिकतर ग्रामीण इलाकों में हुई हैं। कुल दुर्घटनाओं का 16.9% और मौतों का मात्र 10% हिस्सा है। इसके अलावा राज्य और शहर विशेषताएं हैं। महत्वपूर्ण जो केस स्टडीज है पंजाब राज्य के अंदर ईडार इलेक्शन डिटेल्स एक्सीडेंट रोड रिपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स एक्सीडेंट रिपोर्ट को लागू करने में सबसे पिछड़ा प्रदर्शन। 4,175 मौतों की जानकारी एकीकृत रिपोर्ट नहीं आई है। कुल 4,800 मौतें, 6,269 दुर्घटनाएं, 13 मौतें प्रतिदिन। मृत्यु दर में 4,026 प्रति हजार वाहन, जबकि राष्ट्रीय औसत 5.30। उच्च दुर्घटना गंभीरता 73 मौतें प्रति 100 दुर्घटनाएं, राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी सबसे ज़्यादा। लुधियाना पंजाब के अंदर बड़े शहरों में 50 लाख आबादी में 12वें स्थान पर 504 दुर्घटनाएं, 402 मौतें और 2022 की तुलना में बढ़ोतरी। 10.4% मौतों में 7.9% दुर्घटनाओं में गाजियाबाद के पास, यानी ग्रेटर नोएडा एनसीआर के अंदर। जनवरी 2022 में मार्च आप ये पढ़ सकते हैं, पूरा इसके डिटेल है, डीपली पीडीएफ के अंदर पढ़ सकते हैं कहाँ पे कितनी मौतें हो रही हैं। ये राष्ट्रीय दुर्घटना, इसके अंदर डेटा आधारित विश्लेषण, राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय डेटा, समय सारणी, ट्रेड्स नीति, कार्यान्वयन अंतर, ईडार जैसी प्रणालियों का विस्तार व असफल राज्य जैसे पंजाब में सुधार की जरूरत है। सड़क सुरक्षा की प्राथमिकता, पैदल यात्री सुरक्षा, व्यवहार परिवर्तन, इंजीनियरिंग व प्रवर्तन उपाय जैसे कि जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर मॉडल, शहरी बनाम ग्रामीण प्रभाव, ग्रामीण क्षेत्र में अधिक मौतें, शहरी दृष्टिकोण, बेहतर योजना की जरूरत, अमल और प्रशासनिक चुनौतियों, योगदान मुद्दे जैसे डेटा संग्रहण, निगरानी, सुधार में देरी। सारांश 2023 में रिकॉर्ड आंकड़े 4.2 बढ़ा हादसा, 4.80 लाख, 2.6 बड़ी मौतें। प्रमुख कारण तेज रफ्तार, गलत दिशा, गड्ढे, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर यानी पंजाब डेटा रिपोर्टिंग में कमी, उच्च मृत्यु दर। लुधियाना में नवीनतम सबसे खतरनाक शहरों में गाजियाबाद, केयरलेस ड्राइविंग का बड़ा प्रभाव। तेलंगाना में पैदल यात्री सुरक्षा की कमी। भोपाल अति वर्ग में सुधार हुआ है लेकिन स्थिति बनी हुई है। इसके पॉइंट ऑफ सी क्वेश्चन हैं, आप जो इनका पढ़ सकते हैं, नीति आयोग हैं। एक क्वेश्चन है, अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के श्योपुर में नेशनल कुन्नो पार्क, यानी कुन्नो नदी के किनारे जो कुन्नो नेशनल पार्क, उसके बारे में पढ़ेंगे। चित्ता की नई जन्म हुई थे, यानी निरुआ नाम की 5 शावक वहाँ पे
28 अप्रैल 2025 को कुन्नो नेशनल पार्क में एक मादा चीता निर्वा ने 5 शावकों को जन्म दिया, जिसमें कुल चीता संख्या बढ़कर 29 पहुंच गई है। यानी निर्वा ने इनको जन्म दिया 5 नए शावकों को। इनमें कई भारतीय मूल के शावक शामिल हैं। प्रशासनिक रिलीज और संख्या वृद्धि। फरवरी 2025 में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धीरा और आशा 3 शावकों सहित को मुक्त वन क्षेत्र में छोड़ा। इसमें जंगली क्षेत्र में 7 चीते स्वतंत्र रूप से घूमने लगे थे। 17 मार्च 2025 को गामिनी और उसके 4 शावकों का जंगल में रिलीज हुआ था। कुल जंगली चीते संख्या अब 17 हो गई। 9 अब भी बाड़ाबंदी में थे। गांधी सागर स्थानांतरण योजना NTCA की जो योजना है, चित्तल प्रोजेक्ट स्टिंग कमेटी ने कुछ चीते कुन्नो से गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थानांतरित करने की मंजूरी दी, ताकि 60 से 70 व्यक्तियों को मेटा पॉपुलेशन विकसित हो सके। स्थानांतरण से जुड़े सामने आए मुद्दे। उद्योग विशेषज्ञों की ने कुशल निगरानी और स्वास्थ्य प्रबंधकों में खामियों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चिंता जताई। निर्णय और क्रियान्वयन प्रक्रिया पर नियंत्रण को अभाव रहा है। विकास परियोजनाओं की बाधाएं। हाईवे निर्माण रुका। 2009 में 209 करोड़ रुपए की हाईवे पर परियोजनाओं को रोक दिया गया, क्योंकि यह परियोजना संवेदनशील वन क्षेत्र और 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैले वाइल्ड लाइफ गलियारे से होकर गुजर रही थी। वन्य जीव संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। अब जो तैरते चीते होते, बोलती जो घटनाएं होती, वो तैरते चीते। हाल ही में कुन्नो और चंबल नदियों में चीते तैरते देखे गए। ये शास्त्रीय रूप से अप्रत्याशित व्यवहार और यह जंगली प्रबंधन में नए दृष्टिकोण की मांग करता है। पारिस्थितिक जो जोखिम है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट का खतरा होता है। शाहबाद राजस्थान में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना से लगभग 4 लाख पेड़ कटने का अनुमान और कुन्ना गांधी सागर के चित्ता कॉरिडोर प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। चित्ता पार्क से बाहर संघर्ष और कॉन्फ्लिक्ट। कुछ चित्ते जैसे ज्वाला कुन्नो पार्क छोड़कर राजस्थान और शिवपुरी में दिखाई दिए, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा जो ये उत्तर हैं, कुन्नो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? MP के अंदर। कुन्नो नेशनल पार्क का राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था? 2018 में। कुन्नो नेशनल पार्क किस प्रोजेक्ट से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? एशियाई शेर पुनर्वास प्रोजेक्ट से, एशिया से। भारत में चित्तों का पुनर्वास किस नेशनल पार्क में किया गया है? कुन्नो में। कुन्नो नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। तो आप इसके अलावा मेंस के लिए एजुकेशन है, आप इसमें डिस्कशन कर सकते हैं और इसका आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप दे सकते हो। आपको वहाँ पे ये PDF मिलेगी संपूर्ण, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम जानेंगे मातृत्व वंदना योजना के अंदर मातृशक्ति राष्ट्र शक्ति, यानी जिस घर में महिलाएं जो पढ़ी लिखी होती हैं तो आप 2 घरों को स्वर्ग बनाते हैं, और पुरुष पढ़ा होता है तो आप एक ही घर को स्वर्ग बनाते हैं। इसलिए महिलाओं को पढ़ाना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना PMMVI, इसका संक्षिप्त और विश्लेषण, पृष्ठभूमि और उद्देश्य हम यहाँ पर जानेंगे। योजना 1 जनवरी 2017 से लागू हुई थी। 2027 में इसको 10 साल हो जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कराना है, जिससे मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। योजना DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर करती है। प्रमुख लक्ष्यों में शामिल मातृत्व और शिशु मृत्यु दर में कमी, पोषण स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में पहुंच की वृद्धि, लड़कियों के प्रति सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। पात्रता एवं लाभ वितरण जो है उसमें पहले जीवित बच्चे के जन्म पर 5,000, 2 किस्तों में 3,000, प्रेगनेंसी के दौरान 2,000 व शिशु के जन्म व टीकाकरण पूरा होने पर। यह दूसरा बच्चा है लड़की हो तो एक मुश्त 6,000 लाभ और 3,000 पहली किस्त के बराबर शर्तों पर। गर्भ पंजीकरण व कम से कम एक ANC जांच दूसरी किस्त शर्तों सहित। योजना का विस्तार अब सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्ग तक है, जैसे 80-80 दिव्यांगता, 40% से अधिक दिव्यांगता होना चाहिए। BPL राशन कार्ड 1,80,000 उसकी पेमेंट होनी चाहिए। PMJAY श्रम का धारक, किसान सम्मान निधि लाभार्थी, MNREGA जॉब कार्ड धारक, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा आदि। पारिवारिक आय 8 लाख तक हो। हालिया अपडेट, दिल्ली में 15 अगस्त 2025 तक विशेष रजिस्ट्रेशन ड्राइव चलाकर अधिक महिलाओं को ये योजना में शामिल करने का प्रयास हुआ और अब तक 19,000 करोड़ DBT के जरिए ट्रांसफर किए जा चुकी हैं। इसके अलावा ये संभावित क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2027 में, इसको 10 साल हो जाएंगे। 2017 में हुई थी। PMMVY योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध करवाना। पहले बच्चे के जन्म पर लाभ राशि और किस्तों की संख्या क्या होती है?
तो इसमें 5,000 और 2 किस्तें। यदि दूसरा जन्म बेटी हो तो लाभ राशि कितनी होती है? तो इसका 6,000 मिले। PMMVI योजना के तहत लाभार्थी को पैसे किस माध्यम से दिया जाता है? तो इसके DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिया जाता है। इससे संबंधित यूपीएससी मेंस के अंदर आने वाले जो क्वेश्चन है, प्रकाश में लाए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की भूमिका और सफलता के संकेत। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधार तथा लैंगिक असमानता को कम करने में इसके आप उत्तर के मुख्य बिंदु हैं: सकारात्मक प्रभाव, मौत की दर में कमी, पोषण अनुपात, संस्थागत प्रभाव में वृद्धि, लैंगिक संकेत, लड़की के जन्म को प्रोत्साहन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे विकल्पों से तालमेल, चुनौतियां लाभों तक पहुंचना, पंजीकरण में देरी, वितरण में न्यायिकता, आकस्मिक वित्तीय बोझ, निजात आदि। नीति विश्लेषण, PMMVY की शर्तें लाभार्थी के लिए कितनी न्याय संगत है, इसमें सुधार के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते। तो इसके आप मुख्य जो बिंदु आप उनको पॉइंट कर सकते हैं, यानी जो अपना आंसर लिखते हैं आप उनमें इन पॉइंटों को शामिल कर सकते हैं। तो ये आपके पॉइंट मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ बताऊंगी, और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक स्मार्ट स्टडी करने में हेल्प मिले। शर्तों ने नई महिलाओं आर्थिक रूप से कमजोर को बाहर रखा है। सुझाव: सरल पंजीकरण, लाल फीता, कम एकाधिकृत जीवन घटना आदि शामिल होते हैं। नीति लक्ष्य मैचिंग, ये सब इसके पॉइंट है। नंबर अगला जो क्वेश्चन है वो केंद्र की लक्षित पोषण और मातृ शिशु देखभाल योजनाओं जैसे PMVI, ICDS, JSY नीति क्षेत्र में एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, नहीं विश्लेषण करें। तो इसके जो मेन पॉइंट है वो ये हैं, और इसका जो क्विज है यानी इसका जो सारांश है वो भी आप एक नज़र में देख सकते हैं। इसके अलावा भारत में ये ट्रैक अभी बनाए हैं खिलाड़ियों के लिए, जिनको बोला जाता है आप मैंडो ट्रैक हैं। जो मैंडो ट्रैक भारत में एशिया के पहले मैंडो ट्रैक हैं जो ये, तो भारत में भी पहले हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये कि खिलाड़ियों को किस प्रकार स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। अर्थव्यवस्था, अब हम जानेंगे अर्थव्यवस्था का हमारा 7.8% जो होने वाली है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही अप्रैल से जून जो होता है उसमें भारत की वास्तविक GDP यानी रियल GDP में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछली तिमाही की तुलना में तेज रही है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार यानी भारत के ऊपर काफ़ी सारी समस्याएं थी। अमेरिका ने अपना इतना मतलब भारी भरकम टैक्स लगाया, उसके बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई। 5 तिमाहियों में सबसे अधिक त्रैमासिक वृद्धि है। नॉमिनल GDP यानी किस्तों में बदलाव के आधार पर इस दौरान 8.8% बढ़ी है। क्षेत्रीय और जो घटक विश्लेषण है उसको GVA ग्रोस वैल्यू एडेड यानी GVA की जो फुल फॉर्म होती है वो ग्रेस वैल्यू एडेड होती है, 7.6% बढ़ा है, जो अर्थव्यवस्था की वास्तविक गतिविधियों को दर्शाता है। प्रमुख सेक्टरों खासकर जो कृषि है, निर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग सेवा है, इसमें तीव्र वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र में 3.7, पिछले साल 1.5% से अधिक। निर्माण के क्षेत्र में 7.6, मैन्युफैक्चरिंग 7.7 और सेवा के क्षेत्र में 9.3% है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी GFCI यानी निवेश में 7.8% वृद्धि हुई है। इसके अलावा यूपीएससी के दृष्टिकोण से ये टॉपिक कैसे महत्व रखता है। विकास की गति 7.8 Q1 में आर्थिक वृद्धि को संकेत देती है कि भारत के वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद अभी भी तेजी से उभर रहा है। नीतिगत प्रभाव, यह आंकड़ा संभावित कर कटौती, पूंजीगत व्यय और ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में मजबूत मांग के संकेत के रूप में देखा जाता है। खतरे और संतुलन, जबकि यह वृद्धि उत्साहजनक है और इसका कुछ हिस्सा फ्रंट लोडेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी पहले से अधिक व्यय की वजह से अपेक्षाकृत अस्थायी हो सकता है। बाहरी दबाव, अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ संभावित रूप से निकासी, निर्यात, निवेश और रोजगार पर असर डाल सकते हैं। हाल ही में भारतीय रुपया अमेरिका डॉलर के मुकाबले नए स्तर यानी $88 पर पहुंच गया है। इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो अमेरिकी डॉलर की मजबूती, US फेड की ब्याज दर नीति और वैश्विक निवेशकों का डॉलर की तरफ रुख। भारत से पूंजी बहिर्गमन यानी विदेशी निवेशकों भारत के उद्योगों से अपने निवेश का क्या कर रहे हैं, बहिर्गमन कर रहे हैं, यहाँ से अपनी पूंजी निकाल रहे हैं। विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से निकासी की है। तेल की उच्च कीमतें, कच्चे तेल की महंगाई से भारत को आयात बिल बढ़ा है। अमेरिका भारत व्यापार तनाव, हाल ही में अमेरिका द्वारा टैरिफ शुल्क में की धमकी। इसके अलावा जो रुपये का अवमूल्यन होता है, निर्यातकों को लाभ, भारत में निर्यात प्रतिस्पर्धा बनता है, आयातकों का नुकसान, आयात महंगे हो जाते हैं, तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि महंगाई पर असर, आयात महंगा होने से घरेलू महंगाई बढ़ जाती है, भुगतान असंतुलन, चालू खाते घाटे, CAD करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। विदेशी निवेश, रुपया कमजोर होने पर विदेशी निवेश बाहर निकल सकते हैं। शेयर बाजार दबाव और इससे रिलेटेड जो यदि भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है, तो 1 और 2 निर्यात सस्ता होगा, आयात महंगा होगा, चालू खाते घाटा कम होगा। 1 और 2 है। उर्जित पटेल जो पूर्व में भारतीय रिजर्व बैंक के RBI के गवर्नर थे, उनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के
एक्सक्लूसिव डायरेक्ट ईडी नियुक्त किया गया है, न कि मैनेजिंग डायरेक्टर। यह पद भारत द्वारा महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हेतु छोड़ा जाता है। इस नियुक्ति को भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है और पद पर नियुक्ति की अवधि 3 साल है। इस पद पर वे डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे। यह नियुक्ति 29 अगस्त 2025 को अनुमोदित की गई थी। पद और भूमिका संक्षेप में पद विवरण है। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी होता है। IMF दायित्व, IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भारत साथ ही बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका के प्रतिनिधित्व करना, वैश्विक नीतिगत चर्चा एवं IMF के फैसलों में योगदान देना। कार्यकाल 3 साल का होगा। विशेष महत्व, पूर्व RBI गवर्नर के रूप में उर्जित पटेल की नियुक्ति से भारत की वैश्विक आर्थिक विचारधारा और नीति निर्माण में प्रभावशालीता बढ़ने की संभावना है। वे IMF बोर्ड में सामरिक और नीति निर्धारण से जुड़े फैसलों में भारत व अन्य क्षेत्रीय देशों के मत और हित का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसका वैश्विक प्रतिनिधि, भारत द्वारा स्थिर अनुभव नीति धर्मी चेहरों के चयन इस बात का संकेत है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था, वित्तीय स्थिरता और वैश्विक आर्थिक संबंध में भारत सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है। नीतिगत स्वतंत्रता का संदेश, उर्जित पटेल और केंद्र सरकार के बीच पहले मतभेद के बाद भी यह नियुक्ति यह बताती कि भारत नीति प्रधान नियुक्तियों में सौहार्दपूर्ण और तार्किक निर्णय लेता है। IMF की संरचना को समझा। IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर, मुख्य कार्यकारी और एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर 2 अलग अलग भूमिका में होते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर पूरे IMF संगठन का प्रमुख होता है, जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक देश या समूह का प्रतिनिधि करता है। स्तरीय बोर्ड में होता है। ये है उर्जित पटेल, जो पूर्व में RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। IMF का ये हेडक्वार्टर है। अब हम जानेंगे 80 अष्टि कल्याण समितियों के सभापतियों का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। सदन में और राज्यों की विधानसभाओं में 80 वेलफेयर कमेटीज का गठन किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय की समस्याओं की सभी समीक्षा करना, नीतियों और योजनाओं की प्रभावशीलता पर रिपोर्ट तैयार करना, कार्यपालिका को सुझाव देना। इन समितियों के सभापति का समय समय पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। हालिया जो सम्मेलन है वो ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ है 29 से 30 अगस्त 2025 को। यह पहला अवसर था जब यह सम्मेलन दिल्ली के बाहर आयोजित किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन का उद्घाटन किया है और इसके प्रमुख अन्य सहभागी थे वो फग्गन सिंह कुलस्ते थे। संसद की 80 अष्टि कल्याण समिति के अध्यक्ष ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मंच जी और केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, जनजातीय कार्य मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह, ओडिशा विधानसभा के स्पीकर सुरमा पाध्याय। प्रमुख एजेंडा जो इसकी थीम थी वो समावेशी विकास और 80 अष्टि समुदायों का मुख्य धारा में एकीकरण, PM जन्म योजना और भारतीय आभा जयंतिया ग्राम उत्कर्ष ABH अभियान जैसी योजनाओं की समीक्षा। नवीन शिक्षा नीति NEP के तहत 80 अष्टि छात्रों के नामांकन और शिक्षा में सुधार। भुवनेश्वर एजेंडा 2025 80 अष्टि कल्याण, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण हेतु रूपरेखा। संसद और राज्य विधानसभाओं की कल्याण समितियों के बीच समन्वय और सहयोग स्थापित करना। इसके अलावा इसके जो पॉइंट है UPSC के पहला सम्मेलन कब हुआ था 1976 में। इसके बाद 1979, 1983, 1987 और 2001 और फिर अब 2025 में हो रहा है। 2025 में इस सम्मेलन भुवनेश्वर में उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। और जो इसकी UPSC के पॉइंट ऑफ से जो इसके क्वेश्चन है वो इस प्रकार आप पढ़ सकते हैं। तो इसी टॉपिक के साथ हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज़ आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ये ले जाओ रोटी ले जाओ के